हेलो स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड में अभी तक हम SN रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। हमने SN1 SN2 दोनों का कंपैरिजन, SN रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड, SN रिएक्शन इन ईथर्स, SN रिएक्शंस इन एसिड डेरिवेटिव्स, एरल हैलाइड्स में SN रिएक्शंस, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब SN रिएक्शंस के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यदि हमें टॉपिक में आगे बढ़ना है तो हम छोटे छोटे हेडिंग में स्टडी करते हैं, लाइक मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स और सबसे लास्ट में आएगा एरल हेलाइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एरल हेलाइड। तो यदि हम मोनोहेलाइड से स्टार्ट करें तो किसी भी हेडिंग में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और एक केमिकल रिएक्शंस। तो मोनोहेलाइड में यदि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत सारे प्रिपरेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइक फर्स्ट वाला देखें क्या लिखा है, फ्रॉम अल्कीन्स। हेलोजनेशन रिएक्शन हमने एल्केन में ही पढ़ा था, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो एल्केन्स में हेलोजनेशन का वीडियो देख सकते हो। एल्केन्स में सारे के सारे रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं। मतलब एल्केन को जब हेलोजन के साथ हीट करते हैं तो H सब्सटीट्यूट हो जाता है हेलोजन से और जो बनता है दैट इज़ RX, एल्काइल हैलाइड बनता है। ये वही रिएक्शन है जिसमें हमने हेलोजन का जब रिएक्टिविटी ऑर्डर बोला था तब हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये बोला कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव इन हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में आता था आयोडीन। हम ये बोलते थे इवन इन डार्क फ्लोरीन कैन फॉर्म फ्री रेडिकल। क्लोरीन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट वॉज सनलाइट, ब्रोमीन को हीट करना पड़ता था और आयोडीन को हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यूज़ करना था, क्योंकि आयोडीनेशन के टाइम पे बनता है HI विच इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और उसके कारण आयोडीनेशन हो जाता है रिवर्सिबल। जब हम HiO3 यूज़ करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3, HGO ऑल्सो यू कैन यूज़। तो जो HiO3 होता है वो बनने वाले HI को रिमूव कर देता है और जो बनने वाला RI है वो अफेक्ट नहीं होता, इसलिए हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर ये लिखा था। हमने जब एल्कीन वाला टॉपिक स्टडी किया तब हमने फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बनने वाले इंटरमीडिएट पर डिपेंडेंट है ये बोला। तो हमने ये बोला था इन एनी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज बेंजाइलिक H इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट फॉर्म्स बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, देन एलाइलिक H, देन टर्शरी H, देन सेकेंडरी H, देन प्राइमरी H, देन मिथाइलिक H, देन विनाइलिक और लास्ट में आता था फिनाइलिक H। हमने बड़ा इंपॉर्टेंट देखा था हेलोजनेशन में, हमने ये बोला था कि ब्रोमिनेशन इज मोर रिजियो सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। अब ये सब एल्कीन वाले टॉपिक की इन्फॉर्मेशन है, मैं लिंक ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप डिटेल में उसको देख लेना ताकि पुराने एल्कीन टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्केन्स, हेलोजनेशन से हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, मोनोहैलाइड बनता है। सेकेंड प्रिपरेशन हमने सेकेंड टॉपिक में स्टडी किया था हाइड्रोकार्बन के, वो था फ्रॉम एल्कीन्स। और यदि एल्कीन्स में बात करें तो एल्कीन में एडिशन ऑफ HX हमने स्टडी किया था। एडिशन ऑफ HX में क्या था, एल्कीन के सारे रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। होता यह है कि इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे अटैक करेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोकैटाइन रीअरेंज होने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाएगा, फिर X- अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा मोनोहैलाइड एल्काइल हैलाइड। ये वही रिएक्शन है जिसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, हमने एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी देखा था। हमने ये देखा था कि अमंग हेलोजन एसिड्स ओनली HBr कैन शो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मीन्स परऑक्साइड इफेक्ट। और हमने रीज़न ये दिया था कि इन केस ऑफ HCl एंड HI एनी वन स्टेप ऑफ टू स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बिकम्स एंडोथर्मिक, दैट इज थर्मोडाइनेमिकली अनफेवरेबल। इन सारी बातों का रिवीजन आपको करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रिएक्शन का भी लिंक दूंगा, एक बार आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। तो ये सेकंड प्रिपरेशन था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आए तो ये नया प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की बात करें तो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, मोनोहैलाइड बनाने के 4 तरीके होते हैं। हम एक एक करके तरीके बात करें तो फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है रिएक्शन विद HX, ऑल्सो नेम्ड एज ग्रुप्स प्रोसेस। एल्कोहल का रिएक्शन HX से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और जो बनता है वो क्या RX बन जाएगा और यहाँ से H2 निकल जाता है। अब यहाँ पर ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम तो करेगा ही करेगा। ZnCl2 एक लिविस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक भी करेगा। और ये किस तरीके से करेगा
कि सपोज यदि मैं एल्कोहल की बात करूं तो ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ये न्यूक्लियोफिलिक हुआ, और यदि ZnCl2 को मैं लिविस एसिड बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूँ, तो ROH का ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और यदि ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। अब यदि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और जिंक पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यदि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अनस्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस न्यूट्रल होने के लिए ये बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपना लोन पेयर बनाएगा। इस तरीके से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो ये लिखा हुआ है कि ZnCl2 इज यूज्ड टू वीकन कार्बन OH बॉन्ड। इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल ZnCl2 इज नॉट रिक्वायर्ड। टर्शियरी अल्कोहल के केस में ZnCl2 का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि OH बहुत इजीली हट जाएगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल से बनने वाला जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो टर्शियरी बनेगा, जो सेकेंडरी और प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, इसलिए टर्शियरी के केस में ZnCl2 का रिक्वायरमेंट नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में भी ZnCl2 लेना पड़ेगा। हमने जब एसिन रिएक्शंस पढ़ा तो एसिन रिएक्शंस में हमने पहले भी ये बातें की हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जब हम लेते हैं इस रिएक्शन में, तब जो मैकेनिज्म होता है SN1। SN1 का मतलब लीविंग ग्रुप पहले हट जाएगा, R+ बनेगा, R+ पे X- अटैक करेगा, तब जाके एल्काइल हैलाइड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल के केस में हम मैकेनिज्म लिखते हैं SN2, और ये सब हमने एसिन रिएक्शन में डिटेल में स्टडी कर रखा है। ठीक है ना, जब आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में एसिन रिएक्शन से स्टडी करोगे तो आपको ये डिटेल में मैकेनिज्म लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें तो केवल हेडिंग वाइज केवल मेथड्स ही कवर कर रहे हैं बस। तो सेकेंड प्रिपरेशन पर आते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद SOCl2 ऑल्सो नेम्ड एज डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है ना, ये NCERT में भी है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि रिएक्शन विद SOCl2 जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, डार्जन्स प्रोसेस कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, ROH का रिएक्शन SOCl2 से करते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCl, साथ में बनता है HCl, और साथ में बनता है SO2। इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर कुछ बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यदि मैं बात करूं तो देखो लिखा हुआ है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ RCl फ्रॉम ROH। देखो मैंने अभी आपको बोला कि ROH से हम RX बनाने के टोटल कितने मेथड बताएंगे आपको, टोटल 4 मेथड बताने वाले हैं। उन 4 मेथड में से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो SOCl2 वाला मेथड ये बेस्ट मेथड है। और रीज़न क्या लिखा हुआ है, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस। तो गैसेस फॉर्म में यदि बनेंगे तो क्या होगा, उनका सेपरेशन ईजी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगा, मतलब बनने वाले RCl में कोई इम्प्योरिटी नहीं होगा, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। ठीक, अब मैकेनिज्म से डिस्कशन हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव मेथड बता देता हूँ। हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को इस फॉर्मेट में लिखना होगा, और SOCl2 के सामने ऐसा लिख लेंगे, और एक प्रोडक्ट हम इस तरीके से बनाएंगे, इस Cl को इस वाले पोर्शन से अटैच करेंगे और एक Cl को इस वाले पोर्शन से अटैच करेंगे, बीच में से हमेशा क्या बनेगा, SO2 बनेगा। आप बोलोगे नहीं हमें कैसे करना पड़ेगा, एक बार यूज़ करके बताएं, तो इसको यूज़ होता हुआ देख लेते हैं। अब मैंने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को इस तरीके से लिखना है, मैंने आपको ये बोला। तो जैसे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड कैसे हैं, जैसे अल्कोहल को मैं कैसे लिखूंगा, ROH, मतलब मैं R यहाँ लिख दूँ और H यहाँ लिख दूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से Cl अटैच करो RCl, यहाँ पर Cl अटैच करेंगे तो क्या बनेगा HCl, बीच में हमेशा क्या बनेगा SO2। इन केस हम ईथर वाले टॉपिक में स्टडी करते हैं तब मुझे ईथर को कैसे लिखना पड़ेगा, ROR- लिखूंगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, RCl, R-Cl और SO2 बनेगा। कल को यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक स्टडी करते हैं तो एसिड को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, RCOH, और जो प्रोडक्ट बनेगा इजीली बना सकता हूँ, RCOCl, HCl और SO2 बनेगा। यदि मैं ईस्टर में इस रिएक्शन को यूज़ करता हूँ तो ईस्टर होता है ऐसा, तो प्रोडक्ट बोल के देखें जरा, RCOCl, R-Cl और SO2। यदि मैं एनहाइड्राइड में यूज़ करता हूँ तो एनहाइड्राइड मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, C+R ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ट्वाइस RCOCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा SO2। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, और इस मेथड से पढ़ना एडवाइजेबल भी है क्योंकि मैकेनिज्म हमें लिखना हमेशा तो नहीं आता, तो ऑब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ाने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यदि मुझे मैकेनिज्म की बात करना है तो मैकेनिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहली बात, जब हम एसिन रिएक्शंस पढ़ रहे थे हमने तब भी बोला था
कि न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से हमको मिलेंगे, या तो निगेटिवली चार्ज मिलेगा या लोन पेयर वाला मिलेगा। तो हम लोन पेयर वाले न्यूक्लियोफाइल को कैसा बोलते थे, NuH टाइप है ये। और NuH टाइप के न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ से H हटाकर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं डिटेल में मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसलिए मैं पूरा पूरा लिख के बताता हूँ। इसका रिएक्शन मुझे क्या करना है, इसका रिएक्शन मुझे करना है SOCl2 से। अब ये बिल्कुल एसाइल सब्सटीट्यूशन जैसा रिएक्शन होगा। यहाँ पर एसाइल सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड और Cl। तो यहाँ का ये जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस सल्फर पर अटैक करेगा और यहाँ से मैं Cl को इस बार डायरेक्ट हटा देता हूँ। मैकेनिज्म में क्या लिख देता हूँ, लाइक एसाइल सब्सटीट्यूशन। देखो लाइक एसाइल सब्सटीट्यूशन लिखने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट नहीं होता। एसाइल सब्सटीट्यूशन में क्या हुआ था कि जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे माइनस बनेगा, फिर O माइनस नेक्स्ट स्टेप में वापस सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, तब यहाँ से Cl को हटाएंगे हम। लेकिन हम ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से H रिमूव कर दिया और H रिमूव करूँगा तो एक ऐसा बनेगा RO H डबल बॉन्ड O Cl ऐसा बनेगा। और एल्कोहल से क्या निकला, H प्लस निकल गया और SOCl2 से Cl माइनस निकला, मतलब HCl एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। अब ये वाला मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। हम चाहें तो स्टेप वाइज लिख सकते हैं कि जब ROH अटैक करेगा तो पहले ऑक्सीजन पे प्लस आएगा क्योंकि वो 3 बॉन्ड बनाकर रहेगा, फिर न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, वो H प्लस को एक्सपेल करेगा, तब जाके RO बनता है और H प्लस एक्सपेल हो जाता है। ठीक, हमें एक्चुअल जो मैकेनिज्म पढ़ना है वो यहाँ से स्टडी करना है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो इस स्ट्रक्चर को मैं स्टडी करता हूँ, RO और यहाँ पर क्या है H डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है Cl है यहाँ पर। अब यदि मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस देखूँ तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब डेल्टा प्लस चार्ज क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन इज नो डाउट इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। तो ये Cl क्या करेगा, इस R को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसका मतलब कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगेंगे तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर हटा देगा। अब यदि समझने के लिए मैं लिखता जाऊं तो मैं इसको आगे लिख के बताता हूँ, होगा ये कि R का बॉन्ड यहाँ पर मैं Cl से बना दूँ, यहाँ पर इसके पास 2 ही लोन पेयर बचे क्योंकि एक लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अभी भी H डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर O माइनस बन जाएगा विद 2 लोन पेयर्स ऐसा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस है तो मुझे मालूम है वो क्या करेगा, हमेशा क्या बोलते हैं कि बॉन्ड पेयर को वो लोन पेयर बना लेगा ऐसे। और यदि मैं ऐसा लिखता हूँ तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर RCl हो जाएगा। ये देखो Cl पे 3 लोन पेयर न्यूट्रल हो गए और यहाँ पे सल्फर पे जो प्लस आएगा ये वाला ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस सल्फर से बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा SO2। ठीक, समझने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स एक साथ लिखे मिलते हैं। मैं वैसे लिख के बताता हूँ। देखो होगा ये कि Cl का बॉन्ड इस R से बनेगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ कैसे मिलता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये वाला जो R का बॉन्ड हटेगा ना, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। और डायरेक्ट लिखने में कैसा आएगा कि यहाँ पर RCl बन गया और साथ में क्या बन गया, SO2 बन गया ऐसा। ठीक, अब जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यस। क्यों? क्योंकि पहले देखो R से क्या अटैच था, ऑक्सीजन, लास्ट में R से क्या अटैच्ड है, Cl। इसका मतलब Cl ने ऑक्सीजन को अपनी जगह से सब्स्टिट्यूट तो किया है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है। लेकिन क्या किसी एक्सटर्नल रिएजेंट ने अटैक किया? नहीं, इंटरनल Cl का अट्रैक्शन था, इसलिए ये मैकेनिज्म कहलाता है क्या, SNI मैकेनिज्म, I फॉर इंटरनल। ठीक, ये SNI मैकेनिज्म है, ठीक है ना, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। क्यों? क्योंकि इंटरनल Cl ने अटैक किया था इसमें, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें तो एक डाउट ये आता है मन में कि इंटरनल Cl से अटैक क्यों हुआ। भाई Cl माइनस भी तो है कंटेनर में, वो भी तो अटैक कर सकता था, तब तो हम SNI मैकेनिज्म नहीं बोलते। तो देखो सीधी बात ये है, ये जो H प्लस Cl माइनस बना, यदि मैं उस Cl को लिखूँ यहाँ पर कि इस वाले Cl ने अटैक क्यों नहीं किया यहाँ पर, तो बात यह है कि उसके साथ में अवेलेबिलिटी है किसकी, H प्लस की, और Cl माइनस कंप्लीट H प्लस के साथ अटैच होकर HCl बना लेगा। और हमने पहले ही बोला हुआ है कि इसके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में है
और यदि गैसियस फॉर्म में है तो Cl माइनस अटैक करने के लिए अवेलेबल रहेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला Cl माइनस अटैक नहीं करता। ठीक, अब लेकिन इन केस यदि मैं सॉल्वेंट यूज़ करता हूँ डिफरेंट, सॉल्वेंट यूज़ डिफरेंट करने का मतलब यदि मैं कोई बेसिक सॉल्वेंट लेता हूँ तब क्या होगा, तो ज़रा एक काम करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ इस बात को, सॉल्वेंट को। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि इन SNI मैकेनिज्म रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ SNI मैकेनिज्म। ठीक है ना, इस बारे में बात करते हैं। पहले सेकंड एरो पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। इस पर लिखा हुआ है इफ़ एनी ईथर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट देन मैकेनिज्म इज SNI। ये तो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सेकेंड लिखा हुआ है, ये इस पर गौर करो जरा, इफ़ एनी एमीन का मतलब बेस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, और बेस कैसा, लाइक सबसे कॉमन जो यूज़ होता है हमारे सिलेबस में दैट इज पिरिडीन। इस तरीके का हम कोई भी बेस यूज़ कर सकते हैं। इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड मैकेनिज्म इज, देखो क्या लिखा हुआ है, SN2। SN2 का मतलब अपोजिट साइड से अटैक होने का मतलब है ना, और SNI का मतलब इंटरनल अटैक होना था। तो पिरिडीन लेने पे, बेस लेने पे ऐसा क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। तो ज़रा हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हम पिरिडीन की जगह कोई दूसरा बेस भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में पिरिडीन यूज़ होता हुआ मिलता है, इसलिए हम वो लिख रहे हैं। अब यदि आपने पिरिडीन यूज़ किया ना, तो कंटेनर में इन केस यदि H+Cl- बनता है तब, नाइट्रोजन का बेसिक नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लुईस बेस है, वो क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब नाइट्रोजन का H के साथ बॉन्ड बन जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो मैं लिख के बताता हूँ, देखें क्या होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पे चला गया, H के साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर Cl- आ गया। ये अब ये वाला Cl- हो गया फ्री, और यदि ये Cl- फ्री हो गया ना तो ये अटैक करने के लिए फ्री है। अच्छा, ये वाला Cl- इस नाइट्रोजन से अटैच क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये तो बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अब यदि Cl- फ्री हो गया यहाँ पर, तो ये Cl- अपोजिट साइड से अटैक करने लगेगा। ये मैकेनिज्म सिमिलर चलेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर हट जाएगा, तब मैकेनिज्म मुझे एक्सटर्नल बोलना पड़ेगा। और अपोजिट साइड से जो अटैक होता है उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एरो पे क्या लिखा हुआ है। एरो पे यदि एमीन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई बेस लिखा हुआ है, तो मैकेनिज्म हमें क्या बोलना है, SN2, और नहीं तो मैकेनिज्म हमें क्या बोलना पड़ेगा, SNI, यदि ईथर लिखा हुआ है तो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जरा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो SN2 में हमने पहले ही बोला था, पहले भी स्टडी किया है मैकेनिज्म, जो हमने पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म, कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब R कॉन्फ़िगरेशन से S हो जाता है और S कॉन्फ़िगरेशन से हो जाता है R, जबकि SNI मैकेनिज्म में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ SNI मैकेनिज्म। क्यों, जिस साइड ये लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी साइड से तो ये Cl अटैक करेगा ना, और यदि साइड चेंज नहीं होगा तो कॉन्फ़िगरेशन भी कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे हम कि यदि SNI मैकेनिज्म है तो रिटेंशन रहेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हम नहीं करेंगे। और यदि सॉल्वेंट में एमीन लिया हुआ है तो मैकेनिज्म हमें SN2 बोलना पड़ेगा, और हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके क्या बोलना पड़ेगा, वॉल्डन इन्वर्जन बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये है SNI मैकेनिज्म, रिएक्शन विद SOCl2। ठीक, नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं, और नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिएक्शन विद PCl5। हमने पहले बोला है, मैं रिकॉल करा दूं, हमने तुम्हें बोला था कि हम ROS से RCl बनाने के टोटल 4 मेथड देखने वाले हैं, तो ये थर्ड मेथड है। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था, रिएक्शन विद HX, सेकेंड हमने देखा SOCl2, थर्ड है PCl5, लास्ट आएगा PX3। PCl5 में क्या होगा, एल्कोहल का रिएक्शन जब हम PCl5 से करते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, मैं लिख दूं RCl, HCl, और साथ में जो हमेशा बनता है वो POCl3। ठीक, अब प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को इस तरीके से लिखना भी हमने सीखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट में इस वाले Cl को अटैच करके बना लूँगा, एक प्रोडक्ट में इस वाले Cl को अटैच करके बना लूँगा, और बीच में से हमेशा क्या बनेगा, देखो POCl3। मैं एक बार फिर से लिख के बता दूँ। ठीक, एल्कोहल को कैसे लिखूँगा मैं इस फॉर्मेट में, ROH ऐसा, ईथर को कैसे लिखूँगा, ROR डैश, एसिड को मैं कैसे लिखूँगा, RC डबल बॉन्ड OH ऐसा लिखूँगा, ईस्टर में लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड OR डैश, एनहाइड्राइड को मैं कैसे लिखूँगा, RCO
COR, और हम किसी भी टॉपिक का PCl5 के साथ रिएक्शन पर बनने वाला प्रोडक्ट हम आसानी से बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो यही एडवाइजेबल होता है, ठीक है ना। हम मैकेनिज्म पे ही बात कर लेंगे, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि हम ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से पैटर्न बनाएं, ठीक है ना। अब यदि मैं मैकेनिज्म बेस्ड आऊँ तो मैकेनिज्म पे बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म होता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक। मैकेनिज्म में कैसा होता है तो ज़रा ध्यान से देखें। एल्कोहल लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉस्फोरस पे क्या रहेगा, डेल्टा प्लस चार्ज। अब यदि यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इसको यहाँ से एक लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा, तो Cl हट जाएगा। अब यदि Cl माइनस यहाँ से हट गया तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज विद 1 लोन पेयर। तो क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा, मतलब यहाँ से H प्लस को एक्सपेल कर देगा। और यदि H प्लस एक्सपेल हो गया तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ से H प्लस गया, Cl माइनस पहले गया था, तो ये HCl बन गया, एक प्रोडक्ट तो ये है। अभी भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स फॉस्फोरस पे अभी भी क्या रहेगा, डेल्टा प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन अभी भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये क्या करेगा, फिर अटैक करेगा, और यहाँ से Cl को लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। अब यदि ऐसा करता है तो वापस से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, ऑक्सीजन पे यदि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो हमें वापस से वही बोलना पड़ेगा। हम हमेशा यही बोलते हैं, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेगा। मतलब इस बार R वाला जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड पेयर को ये लोन पेयर बना लेगा, तो यहाँ से क्या होगा, R प्लस रिलीज होगा। अच्छा, ये वाला रिएक्शन जो है इसे साइमल्टेनियसली चलाते हैं कि जब ये वाला बॉन्ड पेयर हटाएगा तब ये Cl माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ से बन जाएगा क्या, RCl बन जाएगा। मतलब यहाँ से क्या बन गया, RCl बन गया, और यहाँ से साथ में क्या बना, देखो POCl3 बन जाएगा। ऐसे ये बन गया POCl3। तो HCl पहले बन गया था, फिर बना RCl, फिर क्या बना, POCl3 बन गया, ऐसे, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म SN2। और यदि मैं SN2 बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि वॉल्डन इन्वर्जन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मैकेनिज्म SN2 हुआ, ये SN2 हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड से तो यहाँ पर अटैक हुआ ना R पर, ठीक है ना। इस वाले प्रोसेस में तो R पर अटैक नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो R का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर R पे अटैक हुआ है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर आकर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ये वाला Cl माइनस ही तो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार Cl माइनस हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड पेयर को मैंने उसी में एरो लगा दिया था, ठीक है ना, दोनों स्टेप मिक्स कर दिया मैं, तो यहाँ पर बनता है RCl, HCl और POCl3। अब फिर एक जनरल डिस्कशन आता है कि हमने SOCl2 को बेस्ट मेथड क्यों बोला, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये बेस्ट मेथड क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो POCl3 है ना, ये POCl3 बनने वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, बनने वाले प्रोडक्ट के साथ यदि रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे RCl है, तो बनने जो स्टार्टिंग मटेरियल है उससे रिएक्ट कर सकता है। तो जैसे फिनॉल वाली टॉपिक में ऐसा होगा कि जो स्टार्टिंग मटेरियल जब आप फिनॉल लोगे ना, तो POCl3 रिएक्ट करने लग जाएगा और साइड प्रोडक्ट में क्या बना लेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो फिनाइल वाले टॉपिक में तो जो साइड प्रोडक्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, वही मेजर प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा। ROH के केस में तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, RCl, लेकिन फिनॉल वाले केस में मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बोलना पड़ेगा। वो हम उस टॉपिक में बात करेंगे। तो ये PCl5 वाला प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे बात करें, एल्कोहल से होने वाला ये लास्ट प्रिपरेशन है, और इसमें हम देख रहे हैं क्या, रिएक्शन विद PCl3। अच्छा, PCl3 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम PX3 भी लिख सकते हैं, ठीक। यदि मैं यहाँ पर PX3 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो सकता है, PCl3 बिल्कुल यूज़ हो जाता है। यहाँ पर PBr3 यूज़ कर सकते हो आप, और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप PI3। और अच्छी बात ये है कि PCl3 हो सकता है कई बार आपको P+Cl2 लिखा हुआ मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना, PBr3 P+Br2 लिखा हुआ मिल सकता है, और ये P+I2 लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा। और मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म SN2 है इसमें भी, ठीक है ना, ये भी SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, और हमें H3PO3 हमेशा बनाना है। तो यहाँ पर R से X अटैच करना है, तो 3 क्या बन जाएगा, 3RX बनेगा, और साथ में हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, H3PO3 बनाएंगे ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बात कर सकते हैं। यदि हम मैकेनिज्म लिखना चाहें तो सिमिलर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इसमें भी एल्कोहल क्या करेगा, फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण जो डेल्टा प्लस है उसके कारण अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा, और मैकेनिज्म उसी फॉर्मेट में चलता है, ठीक है ना। तो एक बार ज़रा रिकॉल करें, हमने एल्कोहल से
एल्काइल हैलाइड बनाने के कितने प्रिपरेशन लिख लिए। पहली बात हमने क्या लिखा, HX लिख लिया, फिर हमने क्या लिखा, SOCl2 लिखा, फिर हमने क्या लिखा, PCl5 लिखा, और हमने क्या लिखा, PX3 लिखा। ठीक, हमने मैकेनिज्म पे भी बात किया, ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी बात करी। यदि अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड में बात करें, तो हम सिंपली ये सबसे आसान पड़ेगा कि आपको क्या करना है, OH हटाना है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, OH हटाओ और क्या लगाना है, हैलोजन लगाओ। ठीक, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड है, जिस मेथड से हमें ज़्यादा आसानी समझ में आ जाए वो वाला मेथड यूज़ करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी है ये, तो याद रखना चाहिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखा हुआ है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। आयोडाइड्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है ये। इसमें करते क्या है, RX का रिएक्शन NaI एसीटोन से कराते हैं। बस यही कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में यही कॉम्बिनेशन हमें क्लिक करना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। ये जब भी दिखे तो समझ जाना कि ये कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो RX का रिएक्शन जब हम NaI से कराते हैं इन एसीटोन, तो यहाँ पर बनता है RI और साथ में जो बनता है वो NaX बनता है, ऐसा। ठीक, अब यहाँ पर मैकेनिज्म SN2 है स्ट्रिक्टली। क्यों मैकेनिज्म SN2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसीटोन क्या है, एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट इज यूज्ड इन SN2 मैकेनिज्म। SN1 कब करते हैं, SN1 तो हम करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तब। फिर दूसरी बात, NaI इज हाईली सॉल्युबल इन एसीटोन बट NaBr इज रदर इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर हैलोजन में आप यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हो, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले सकते हो। फ्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव इसलिए वो नहीं लेते। तो यहाँ पर I- क्या करेगा, ClO ब्रोमीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा और बना लेगा RI। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है NaBr या NaCl जब बनेगा ना, तो वो इनसॉल्युबल है इन एसीटोन। तो हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे और वो सेपरेट हो जाएगा। तो रिएक्शन के रिवर्सिबल होने के चांसेस हम खत्म कर देते हैं। क्यों, क्योंकि RI में आपको एक बात ये लग सकती है कि आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ऐसा है नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि जो NaX है वो प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे बात करें, इंपॉर्टेंट है NCERT में, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमने जब एल्कीन पढ़ा, हमने जब बेंजीन टॉल्यूइन पढ़ा, तो हमने हमेशा ये बोला कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। हम डायरेक्ट एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते हैं। रीज़न आप उस वाले टॉपिक में एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज रिएक्शन इज़ वेरी विगरस इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड में हम यहाँ पर कोई भी हैलोजन यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, हम आयोडीन ले सकते हैं। और इसका रिएक्शन हमें कराना होता है किसी भी ऐसे रिएजेंट से जो F- का सोर्स बने। तो AgF यूज़ कर सकते हैं हम इसकी जगह पर HgF2 यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी जगह पर Hg2F2 यूज़ कर सकते हैं। एनी रिएजेंट विच कैन सप्लाई F- यू कैन यूज़ इन स्वार्ट रिएक्शन। F- क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। ये सिंपल सा स्वार्ट रिएक्शन है। लास्ट प्रिपरेशन पर यदि हम आए तो लास्ट अनदर नेम्ड रिएक्शन, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। पहचानने का तरीका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कवर कर लूँ कि सिल्वर सॉल्ट पूरे सिलेबस में और कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिल्वर सॉल्ट रहे एसिड का और Br2CCl4 ये कॉम्बिनेशन रहे, तब हमें जो प्रोडक्ट बनाना होता है RBr, हमें बनाना होता है CO2 और हमें बनाना होता है AgBr। ठीक, हम एल्काइल ब्रोमाइड इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दें तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने, N+1 कार्बन। भाई N कार्बन यदि मैं R में मान लूँ तो एक एक्स्ट्रा कार्बन ये है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया, क्यों, यहाँ से CO2 निकल गया इसलिए। ठीक है ना। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म आयोनिक और फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म लिखे जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यदि मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूँ तो ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने यूज़ किया सिल्वर सॉल्ट। ठीक, अब सिल्वर सॉल्ट हम चाहें तो यहीं से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ला सकते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यदि मैं डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ पे Br2 और यदि मैं हीट कर रहा हूँ तो होमोलाइसिस होगा और होमोलाइसिस से क्या बनेगा, Br रेडिकल में ये ब्रेक हो जाएगा। भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तो होमोलाइसिस ही तो होता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखने का तरीका ये है कि यहाँ से Br रेडिकल क्या करेगा, यहाँ से Ag को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यदि ऐसा करता है तो यहाँ पर RCO रेडिकल बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा AgBr। इस तरीके से एक प्रोडक्ट बन गया।
फिर ये जो फ्री रेडिकल बना है बिल्कुल ऐसा ही फ्री रेडिकल हमने कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी बनाया था। और ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर और क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। ये एक्सप्लेनेशन है CO2 निकलने का। तो यहाँ पर जो बनेगा R रेडिकल और साथ में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये CO2 यहाँ से निकल जाता है ऐसा। ये जो बनने वाला R रेडिकल है ये Br रेडिकल से कोलिजन करेगा और प्रोडक्ट में क्या बना लेगा, प्रोडक्ट में बना लेगा RBr बना लेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये मैकेनिज्म होता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट में इसमें थोड़ा अलग लिखा जाता है। हर रिएक्शन में नॉर्मली हम क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखते हैं। अब यदि मैं परसेंटेज यील्ड का ऑर्डर लिखूं, परसेंटेज यील्ड रिएक्टिविटी से अलग है। तो परसेंटेज यील्ड में देखो मैं लिख रहा हूँ प्राइमरी RBr का परसेंटेज यील्ड सेकेंडरी RBr से ज़्यादा है और टर्शरी RBr का परसेंटेज यील्ड सबसे कम है। पहली ज़रूरी बात, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं है, परसेंटेज यील्ड है। अच्छा, परसेंटेज यील्ड टर्शरी RBr का कम क्यों होगा, तो यहाँ पर यदि मैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता हूँ तो टर्शरी RBr बनाने के लिए मुझे यहाँ टर्शरी फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। और टर्शरी फ्री रेडिकल में H रेडिकल का निकलना और मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, मतलब एल्कीन फॉर्मेशन का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर एल्कीन ज़्यादा बनने लग जाता है। तो RBr का अमाउंट हो जाता है कम, और अमाउंट कम होने से क्या होगा, अमाउंट कम होने से उसका परसेंटेज यील्ड बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज यील्ड है, परसेंटेज अमाउंट, क्योंकि टर्शरी में एल्कीन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी केस में एल्कीन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये मिल जाता है कई जगह बुक्स में कि यदि मैं यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट को यूज़ करूँ और Br2 की जगह यदि मैं I2 लेता हूँ तो क्या होगा, और यदि I2 के साथ में हीट करूँगा तो क्या होगा। तो हो सकता है आपको लगे कि जैसे यहाँ ब्रोमीन लग गया था तो वैसे ही यहाँ पर लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बनता है ईस्टर। क्या बनेगा, आयोडीन लेने पे क्या बनता है, ईस्टर बनता है। CO2 अभी भी निकलेगा, AgI अभी भी बनेगा, AgI बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। और एक्सप्लेन किया जा सकता है कि यहाँ पे जो RCO रेडिकल बनेगा ना, ये यहाँ पे R रेडिकल से कोलिजन करके क्या बना लेता, RCOR बना लेता है। हालांकि नेम रिएक्शन है, ये बेन बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पर लिख भी नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये हुए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर मोनोहैलाइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोहैलाइड्स, ठीक है ना। थैंक यू।